Good afternoon, students. We will be discussing about today's paper, which you have already given in your annual classes. So I hope कि सबका पेपर अच्छा होगा. And we are starting up with the section C, and I really want to tell you and appreciate the paper which has been shared by me as an answer sheet of one of the student who has done this paper really very well. I am quite impressed, but few minute mistakes have been done by this student. Definitely I will be helping him and everyone out as in journal. So please listen to this video properly so that अगर आप भी same mistake कर रहे हैं, you are at the same page, so आप अपने आप को rectify करें, and we are not allowed to make same mistakes in our final examination that is to be held on 6th of April. तो बच्चे हम स्टार्टिंग अप विद द सेक्शन सी. अगर सेक्शन सी की बात करें तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पोम से आता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है. जो एक्सट्रैक्ट इस पेपर में है वो है द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. तो बच्चे by going through this extract you need to answer the question. The very first question says what time of the day and season is indicated in the above lines. So अगर मैं बात करूँ लेबनम टॉप की, लेबनम टॉप इज बीइंग रिटन बाय टेड ह्यूज, राइट. अगर हम बात करें तो इस पोम में ऑटम की बात हुई है. ऑटम एक ऐसा सीजन होता है जब जो ट्री है उसके जो लीव्स हैं उनकी डीकलराइजेशन होती है, वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली वो फॉल करते हैं. अगर हम हिंदी में ऑटम की बात करें तो ऑटम को पतझड़ कहा जाता है. तो व्हाट टाइम ऑफ द डे एंड सीजन इज इंडिकेटेड इन द अबव लाइंस. द टाइम ऑफ डे इज आफ्टरनून, ये दोपहर की बात हो रही है, एंड द सीजन विच इज बीइंग इंडिकेटेड इन द एक्सट्रैक्ट इज ऑटम सीजन. ओके, व्हाई इज द लेबनम टॉप साइलेंट? वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन के लेबनम टॉप जो है वो साइलेंट क्यों है. लेबनम टॉप इसलिए साइलेंट है बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट. ओके, नाउ आई विल बी टेकिंग यू ऑल बैक टू द पोम. अगर हम पोम की बात करें तो लेबनम टॉप को 3 फेजेस में बांटा गया है टेड ह्यूज ने. पहले फेज की बात करें तो उसमें वो बात की गई है जब गोल्डफिंच नहीं आती. जब गोल्डफिंच नहीं आती तब भी लेबनम टॉप जो है वो साइलेंट में है, राइट. उसके बाद जब गोल्डफिंच आती है और अपने यंग वंस की तरफ मूव करती है, यंग वंस उसको देख के क्रीप करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ट्री में एक्टिवनेस आ जाती है, ट्री में एक मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ क्रीपिंग साउंड ऑफ यंग वंस एंड द कमिंग ऑफ गोल्डफिंच. ठीक है बच्चे. अब जब गोल्डफिंच अपने यंग वंस को फीड करके वापस उड़ जाती है तो अगेन जो लेबनम ट्री है वो साइलेंट हो जाता है. तो लेबनम ट्री जो है वो साइलेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे भी किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डज ए फ्यू लीव्स येलोइंग सिग्निफाई? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू it signifies the season which is autumn, right. And it is a season in which the green color leaves change themselves into yellow leaves, and at the end they drop. Okay, who is the poet of the poem? Ted Hughes is the poet of the poem. तो बच्चे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क. यू नीड टू आंसर 4 क्वेश्चन एंड it would be very easy for you to fetch 4 marks out of this question. You must have great understanding about all the poems because any of the extract can come from any of the poem. बच्चे, moving to the next question. The next question is the short answer type question from poem only. इस क्वेश्चन में there are 3 questions that would be given to you, but you have an option of attempting only 2 out of those 3 questions. So discussing the very first question. The very first question says how is the father's helplessness brought in the poem? अब कौन से poem से इस क्वेश्चन को लिया गया है? This question is being taken from father to son. अब फादर टू सन में फादर की हेल्पलेसनेस क्या है? हेल्पलेसनेस ये है कि फादर रियली वांट टू टॉक टू हिज सन.
फादर रियली वांट के उसका जो रिलेशन है विद द सन it should be same again as it used to be there in past when his son was young, when the son was a child. When the son was a child, they used to share a very good bond. Now as the son is growing, so the difference among them is coming, and they are not talking to each other. Father doesn't know about the likes and dislikes of the son presently, but he wish that the relation between both of them can be the same as it was in the past. Okay, बच्चे, if I talk about the next question says, how does the rain give back life to earth? Okay, जो आंसर शीट है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, बच्चे ने ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है. तो बच्चे होता क्या है, व्हेन रेन है, रेन वाटर साइकिल से हमने पढ़ा था 9th-10th में, वाटर साइकिल से वो बर्थ लेती है. वाटर साइकिल क्या है कि जो सनलाइट है वो सी के ऊपर पड़ती है, सी के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो वेपर्स में चेंज होती है, वेपर्स हवा में जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब कि रेन जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आती है. और जब रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आती है, वो जितने भी ट्रीज हैं उनको रिजेवनेट करते हैं, उनको हेल्प करती है टू ग्रो में, और अर्थ को रिजेवनेट करती है. ट्रीज को हेल्प करती है टू ग्रो और अर्थ को वो रिजेवनेट करती है, अर्थ को ग्रीनरी प्रोवाइड करती है. क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट ए ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ट्री को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए. तो पानी कौन देता है, पानी रेन देती है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, what is the feeling towards childhood? पोइट ये सोचता है कि चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द पोइट इज अ टाइम जब कोई भी इंसान को टेंशन नहीं होती है. इट इज़ अ टाइम व्हेन द इंटेंशंस ऑफ ए पर्सन इज प्योर, राइट? He doesn't have any smartness or cleverness. He is a transparent person. He is a crystal clear person. The things which he has in his heart is clearly seen through the words the person is using. Childhood is a time which is a cherishable time. It is being cherished by everyone, right? It is a time when a person is worryless. Person doesn't have any kind of sadness or any kind of depression or any kind of worries in his life. So the most beautiful phase of one's life is childhood, right? Okay, so coming to the next question, bachche, the next question is question number 9. You will be getting this question from Hornbills. You will be provided with 5 questions and you have privilege of attempting 3 question out of 5. ठीक है, तो कोई भी 3 क्वेश्चन जो हैं आप इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, Why did the mother accompany the narrator to his school? बच्चे, दादी माँ जो थी वो खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने क्यों जाती थी? इसका एक रीज़न तो ये था कि खुशवंत सिंह वॉज वेरी यंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट? ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू गो टू स्कूल ऑन हिज ओन. So that's why दादी माँ used to drop him or accompany him towards the school. और दूसरी बात ये है कि the school was near to a temple, right? So when Dadi Ma used to drop Khushwant Singh to the school, she used to go to the temple. She used to spend her time while doing the religious practices. When the school gets over, she used to pick Khushwant Singh again, and while coming back to home, they used to give stale chapatis to the stray dogs. Okay. Bache, now coming to the next question. The next question says, the lack of determinism in quantum theory. This question has been taken from The Adventure. ठीक है, इस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया नहीं है. ओके, आई एम सॉरी. दी एडवेंचर का ये क्वेश्चन है, गायटुंडे वाला चैप्टर. बच्चे, इस क्वेश्चन में ये मैंने आपको समझाया था क्वांटम थ्योरी में. देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ बुलेट. जब गन से बुलेट फायर होता है तो बुलेट कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, ये हमें पता होता है. दिस कैन बी प्रिडिक्टेड, राइट? उसकी स्पीड
का नहीं पता होता, मगर इसको कंपेयर किया गया है क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के साथ। जब इलेक्ट्रॉन को फोर्स दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन विच डायरेक्शन इट विल गो, वेयर इट विल हिट, what would be the speed of electron, that is completely unpredictable। तो इसी में देश पांडे, राजेंद्र देश पांडे जो कि गंगाधर पंत के फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि ड्यू टू दिस क्वांटम थ्योरी यू माइट हैव ट्रैवल टू ए पैरेलल वर्ल्ड। ओके बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वर हैरी एंड हर्ब, व्हाट रोल डिड दे प्ले। अब लैरी और हर्ब कौन थे, ये क्रूमैन थे, एक स्वीडन का था और एक अमेरिकन था, ठीक है। बेसिकली नरेटर ने इनको बोर्ड किया होता है केप ऑफ टाउन से। वो इसलिए बोर्ड किया होता है क्योंकि नरेटर वॉज वेरी मच knowing कि when they will be entering the South Indian Ocean, then they might face any kind of challenge over there, because he knows that Indian Ocean is one of the toughest ocean in the world. So when they enter and when they hit by the very first wave on the 2nd of January, due to the breakage in the ship, in the wave walker, water comes in. So Larry Herb, they help and they act as the saviors, as they are pumping out the water with the help of motors, and they are pumping out the water from the wave walker. तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं, right? Coming to the next question. The next question is what were the result of the CT scan? अब ये CT scan वाला क्वेश्चन जो है ये डिस्कवरिंग टच से लिया गया है। CT स्कैन 2005 में किया था, राइट? जब CT स्कैन किया था तो CT स्कैन से पता चला था कि जो किंग की बॉडी है वो ठीक है। कैसे पता चला था? क्योंकि CT स्कैन से 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ली गई थी, ठीक है। CT स्कैन में द होल बॉडी वाज इंटायरली रिकॉर्डेड, ठीक है इसमें। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एज यू नो दी टट वॉज द लास्ट रूलर, he was the last ruler of his dynasty, और the way he died it was mysterious, किसी को नहीं पता कि किस तरह से ये मरे। एंड इसलिए to give the right evidence to the world, these things were used, these advanced technology were used by the scientists, and in the beginning it was also used by the Carter, right? So this was all about the results of the CT scan. Okay बच्चे, moving to the question number 10th. The question number 10th says describe how Mrs. Pearson is treated by her children and husband, and how does she set them right. This question has been taken is being taken from Mother's Day. Mother's Day की अगर बात करें तो बच्चे इट्स ए वेरी नाइस ड्रामा, राइट? इसमें क्या है कि इसमें पियर्सन है, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, उनका बेटा है साइरल और उनकी बेटी है डोरिस। बच्चे ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसका स्टोरी जो है वो मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्पी वे में बताऊंगा, बट आई रियली वांट यू टू गो थ्रू द चैप्टर इन डिटेल, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू माइट गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और ऑप्शन में भी ड्रामा से ही आएगा, राइट? सो बच्चे, दिस चैप्टर हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी। इसको अच्छी तरह से डिटेलिंग में आप जाके पढ़ेंगे, ओके। मदर्स डे की बात करें, मदर्स डे में एनी पियर्सन है, एनी पियर्सन के हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, उनकी बेटी है डोरिस और बेटा है सारल। मिसेस पियर्सन जो है शी इज़ लविंग मदर। मिसेस पियर्सन अपना सारा टाइम जो है वो हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, चिल्ड्रंस के ऑर्डर को फुलफिल करके शी स्पेंड्स। She is working from morning till night. She is not even spending her own personal time. Moreover, she is working tirelessly 24/7 even on Saturdays and Sundays without taking off. She is a person, very lovely person. She is an introvert person, right? She doesn't speak up, but she really wants her family to be happy, and in return, she is not getting any appreciation, any respect from her husband and from the children too. तो वन डे शी वॉज सिटिंग विद फिट्जजेराल्ड। फिट्जजेराल्ड कौन है? इनकी नेबर है, और फिट्जजेराल्ड से ये बात करते हैं। फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि आई कैन हेल्प यू इन फिक्सिंग दिस अप। तो कहती है हाउ कैन यू हेल्प मी, आप किस तरह से हेल्प करते हैं? तो फिट्जजेराल्ड कहती है कि आई नो ए मैजिक विच आई हैव लर्न फ्रॉम ईस्ट। मैंने एक जादू मेरे को आता है जो मैंने ई से सीखा है।
तो वी विल बी स्वैपिंग आवर पर्सनालिटीज़। मैं पियर्सन बन जाऊंगी और आप पर्सनालिटी स्वैप करने के बाद फिट्जराल्ड बन जाएंगे। आई विल गो टू योर फैमिली एंड आई विल सेट ईच वन ऑफ देम राइट। तो पहले तो मिसेस पियर्सन एग्री नहीं करती, मगर बाद में एग्री कर लेती है और ये मैजिक से इनकी पर्सनालिटी जो है वो स्वैप हो जाती है। जैसे ही इनकी पर्सनालिटी स्वैप होती है बच्चे, अब होता ये है कि फिट्जराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन जाती है और मिसेस पियर्सन जो है वो फिट्जराल्ड बन जाती है। अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि मैं कहाँ रहूँगी, तो मिसेस पियर्सन कहती है यू कैन लिव इन माई होम। तो वो अपने घर में, मतलब पियर्सन जो है, जो फिट्जराल्ड है, वो उसके अपने फिट्जराल्ड के घर में चली जाती है। नाउ जो पियर्सन है, अब जो फिट्जराल्ड है वो पियर्सन है, तो हम पियर्सन की बात करेंगे जो एक्चुअली में फिट्जराल्ड है, ठीक है। वो स्मोक कर रही होती थी, देर में डोरिस आती है। डोरिस कहती है कि ममा आई हैव टू गो इन इवनिंग विद माई बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंसर। तो आपने क्या मेरी ड्रेस, हैव यू आयरन्ड द येलो ड्रेस आई हैव टोल्ड यू। तो मदर जो है वो सिगरेट स्मोक कर रही होती है और वो कहती है नो आई हैवंट डन इट। तो वो कहते हैं कि ममा व्हाई यू आर स्मोकिंग। तो एनी पियर्सन कहती हैं कि इट इज़ लीगल, इट इज़ नॉट इलीगल। इफ इट इज़ लीगल सो आई हैव ऑल द राइट्स टू स्मोक ए सिगरेट। तो यहाँ पे सारिल कहते हैं वॉट एवर, ओके लिव इट, हैव यू आयरन माई ड्रेस द येलो वन। तो कहती नहीं मेरा काम नहीं है, आप दिस इज़ योर वर्क एंड यू डू योर वर्क ऑन योर ओन। और वो चार्ली स्पेंसर का मजाक उड़ाती है एंड डोरिस जो है रोना शुरू कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब डोरिस आता है, सॉरी सारिल आता है। डोरिस चलेगी, अब सारिल आता है। सारिल सन है, ठीक है। सारिल कहता है कि आई नीड टू गो समवेयर इन द इवनिंग बट आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो मदर कहती है इफ़ यू फीलिंग हंग्री ईट इट योर सेल्फ, कुक फॉर योर सेल्फ एंड ईट इट, ठीक है। सारिल शॉक हो जाता है। तो इतनी देर में डोरिस रोते रोते आती है सारिल के पास। वो आपस में बात करते हैं कि मदर को आज कुछ हो गया है, मदर इज़ नॉट एज शी यूज्ड टू बी बिफोर, शी हैज़ चेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सारिल कहता है डोरिस को कि वी डू वन थिंग, हम अपने इवनिंग के सभी प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेट फादर कम एंड लेट सी व्हाट हैपन्स। तो इतनी देर में वो स्टाउट पी रही होती है और जॉर्ज पियर्सन आ जाते हैं। जॉर्ज पियर्सन कहते हैं ओके व्हाई यू आर ड्रिंकिंग स्टाउट। तो कह रही है आई वॉज इन मूड ऑफ हैविंग ए ग्लास ऑफ स्टाउट, तो इसलिए मैं स्टाउट पी रही हूँ। स्टाउट क्या है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, राइट। अब जॉर्ज पियर्सन कहते हो कि आई एम लिविंग फॉर क्लब, तो मेरे लिए चाय मत बनाना। तो वो कहती है मैंने चाय बनाई भी नहीं है, आई हैवंट प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी फॉर यू। तो यहाँ पे जॉर्ज पियर्सन जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहते हैं क्या यू हैवंट प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, वाई, क्यों नहीं बनाई है। तो कहती है कि इट इज़ योर वर्क, यू डू इट। तो जॉर्ज पियर्सन अब उसको बोल रहे होते हैं बट शी से कि डू यू नो वन थिंग व्हाट पीपल कॉल यू एट क्लब। वो कहता है क्या, वो कहता है कि पीपल कॉल यू ऑम्पी पियर्सन। तो हस्बैंड कहते हैं कि व्हाट, आई डोंट बिलीव कि पीपल आर कॉलिंग मी ऑम्पी पियर्सन। वो कहते हैं ओके आस्क फ्रॉम सारिल से वो कंफर्म करता है। सारिल कहता है कि हाँ पापा, फादर, एवरीवन इन द क्लब कॉल्स यू ऑम्पी पियर्सन। तो वो साइड पे हो जाता है। अपनी देर में बेल बजती है। जैसे ही बेल बजती है तो सारिल जो है वो डोर खोलता है और देखता है कि फिट्जराल्ड है और कहते हैं द ओल्ड लेडी विच लिव्स इन नेबर शी इज़ देयर। तो अंदर पियर्सन कहती है कि प्लीज़ डोंट यूज़ दीज वर्ड्स फॉर योर एल्डर्स। तो अब फिट्जराल्ड अंदर आ जाती है जो कि असली पियर्सन है। फिट्जराल्ड अंदर आती है, वो देखती है कि फैमिली का थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंज है। वो पियर्सन के पास जाती हैं, टेल्स हर के अब हमें रीस्वैपिंग करनी चाहिए और वो रीस्वैप करते हैं। अब सभी फैमिली मेम्बर्स को अपनी गलती का एहसास होता है कि दे वर डूइंग रॉन्ग टू द मदर, दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग हर, दे वर डिसग्रेसिंग हर। और सारे जो हैं वो कहते हैं कि वी विल लिव टुगेदर। तो अब सब पर जो है वो बच्चे बनाते हैं एंड सभी एंड में रम्मी खेलते हैं और प्ले जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बच्चे यू हैव टू रियली गो विद दिस प्ले वेल, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके और में एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ वॉज पियर्सन एज ए गिव द ब्रीफ करेक्ट स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन। अगर पियर्सन की बात करें तो शी वॉज रियली वेरी लविंग पर्सन, शी यूज्ड टू थिंक अबाउट हर फैमिली, शी वॉज इंट्रोवर्ट, राइट, she doesn't say anything and doesn't want her family to get hurted. She is a very dedicated person. वो अपने फैमिली के लिए टायरलेसली काम करती हैं फ्रॉम डे टू नाइट. शी इज़ ए क्विक वर्कर. जैसे ही फैमिली बोलती हैं उसको इंस्टेंटली करती हैं, राइट.
she has emotion because she realizes कि she is working so hard for the family but she is not getting, the family members are not respecting her, family members are not giving her appreciation. तो बच्चे इस तरह से आप इसका करेक्टर स्केच बनाएंगे पॉइंट वाइज. जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये एज पर द चैप्टर आप एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसका करेक्टर स्केच बनाएंगे. ओके, coming to the next question, the 11th one, the question says there lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. बच्चे इसका ये मतलब है this question is taken from the birth. अब क्या है कि अगर हम बात करें द बर्थ के, जब एंड्रू मेंशन बच्चे को ट्रीट करा था, स्टिल बॉर्न चाइल्ड को ट्रीट करा था, तो क्या उसने स्टिल बॉर्न चाइल्ड को कोई मेडिसिन लगाया? उसने कोई मेडिसिन स्टिल बॉर्न चाइल्ड को नहीं लगाया. अब इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक मेडिसिन की, तो by going through the textbooks one can have a good knowledge about the medicine, one can know about the composition, one can know about the usage, one can know about the salt which is present in the knowledge. but जब एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, जब डॉक्टर एक प्रैक्टिकलिटी में पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उन्हें डायग्नोज करता है, तो ही gets a very good knowledge as per the experience के what dosage has to be given. If I talk about an infant has a very different dose, right? The children from 1 to 5 year they have a different dosage of medicine, different dosage, right? And the adults have different dose, and the overdosage can even cause death to people. Okay, but different procedures are there, different techniques are there which are not written in the book, but it is being performed, and a doctor comes to know about it by doing practicing, by doing more and more diagnosis. So you can write this thing कि ये difference है text book medicine में. A person can't have a good knowledge but इसमें implementation नहीं होती. But a person, when a doctor gets into practicing and he's a practicing physician, he gets ample of experience, and with that experience he is able to treat many people by having a right diagnosis of the problem. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे. इसके और में एक और क्वेश्चन आया है. द और क्वेश्चन सेज who stole the beautiful white horse and why? How did they use the horse and what made them return the horse to its true owner? बच्चे, this question has been taken from the very first chapter of the snapshot, that is Summer of Beautiful White Horse. अब इस चैप्टर में आपको लेकर जाऊँ फिर से, तो इसमें आराम है, मुराद हॉर्स को लेकर एक दिन आराम के घर जाता है और उसको आवाज़ देते हैं. आराम की नींद खुलती है और वो देखता है मुराद एक हॉर्स पे है, तो वह बिलीव नहीं कर पाता और मुराद उसको कहता है कि लेट्स कम एंड लेट्स गो फॉर ए राइड. बेसिकली ये दोनों बच्चे एक ट्राइब से हैं जिसका नाम गंगोलियन ट्राइब है, एंड दिस ट्राइब इज़ नोन फॉर द ऑनेस्टी. ठीक है, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना चाहता है. ये थोड़ा सा पुअर ट्राइब है, और ये जो दो बच्चे हैं आराम और मुराद, इनको एक डिज़ायर है कि दे वांट टू राइड ए हॉर्स. अब ये हॉर्स को लेके आते हैं. ठीक है, मुराद ने हॉर्स को लिया होता है क्योंकि इनके पास पैशन है, इनको एक दे आर वेरी मच पैशनेट ऑफ राइडिंग हॉर्स. ठीक है, आराम एंड मुराद हॉर्स को वो विनयार्ड में रखते हैं. विनयार्ड क्या होता है? जहाँ पे ग्रेप्स की खेती की जाती है, जहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स किया जाता है. ठीक है, विनयार्ड में रखते हैं, एंड ये सुबह सनराइज से पहले हॉर्स को लेके जाते हैं, और सनराइज से पहले हॉर्स को लेके जाते हैं, और जब सनराइज होने के बाद लोगों का उठने का टाइम होता है, व्हेन पीपल आर अबाउट टू वेक अप, उस टाइम से पहले ये हॉर्स को फिर से विनयार्ड में छुपा देते हैं. What happened one day? They were coming back to the vineyard, the place where they keep their horse. रास्ते में इनको जॉन बैरो मिलता है. जॉन बैरो इज अ पर्सन हु इज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स. वो हॉर्स को देख के इनको रोक लेता है और कहता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, मेरा हॉर्स भी ऐसा था, मेरा घोड़ा भी ऐसा था. एंड वो आराम और मुराद से कहता है कि कैन आई हैव अ लुक ओवर द टीथ ऑफ द हॉर्स. तो मुराद कहता है व्हाई नॉट, यू कैन. तो उसके दांत गिनता है और कहता है कि दिस इज सेम एज माई हॉर्स, ये तो बिल्कुल मेरे हॉर्स की तरह है, बट हो सकता है कि ये मेरे हॉर्स का जुड़वा हो. बिकॉज उसको जॉन बैरो को आराम और मराठ के ट्राइब पे भरोसा था. उसका ट्राइब जो था, जो क्लान था, वो बड़ा ऑनेस्ट था, इसलिए कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये
क्लैन के जो बच्चे हैं, जो यानी एनी मेंबर ऑफ दिस क्लैन कैन डू दिस ऑफुल एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जॉन बैरो निकल जाता है ऐसा बोल के, और इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि ऑब्वियसली वी कैरी द डिग्निटी ऑफ आवर क्लैन। तो ये अगले दिन जाते हैं और सुबह हॉर्स को उसके कोर्टयार्ड में छोड़ाते हैं, राइट। और दिस इज़ और what made them to return the horse? Basically they realized that their clan is not meant for this thing. Their clan is known for honesty, they have dignity. By realizing this, they go to the house of John Barrow, they keep the horse over there and they come back. ठीक है बच्चे, तो ये है आपका सेक्शन सी। इफ़ यू हैव एनी ट्रबल इन योर सेक्शन सी प्लीज़ आस्क, but I think each and every question has been clear to you perfectly. Okay, बच्चे सेक्शन सी के बाद the right way has been adapted by this person whose answer sheet I'm sharing in the split screen. I will be starting up with the section B. If I talk about section B, okay, let me zoom question for you all. This person has performed which question first? It's for the motion. Okay, it's debate. Okay, taking out the debate part first. Again, Lightway School. Okay, so the question is, write a letter. You are Mukul. Okay. The question says you are Mukul Mahima of Alps Public School. आप मुकुल हो या महिमा हो। सी बच्चे, जब भी आप इंग्लिश का पेपर करेंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश as in for a specific section, that is section B, you have to keep your mind active. सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ही आपने अपने आंसर में यूज़ किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है यू आर मुकुल महिमा, आप कौन हो? आप मुकुल हो या फिर महिमा हो। कहाँ के हो? आप एल्स पब्लिक स्कूल के हो। आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था एक डिबेट कॉम्पिटिशन, उसका टॉपिक क्या था? सोशल मीडिया एंड इट इफेक्ट। ठीक है, एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन योर स्कूल, प्रिपेयर योर व्यू अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द मोशन। अब बच्चे यहाँ पे कुछ डाउट्स बच्चे लेके मेरे पास आए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर यहाँ पे हमने फेवर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है। बच्चे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए, अगर आप लास्ट की लाइन पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन कहती है प्रिपेयर योर व्यूज अगेंस्ट और इन द फेवर। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फेवर में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं, एज पर योर प्रायोरिटी, राइट। अब यहाँ पे बच्चे, मेरे पास कुछ बच्चे एक और डाउट लेके आए एंड देवर सिंह के अगर मैं देवर सिंह के अगर हम इसको स्टार्ट करें सर तो हमें आधा जो डिबेट है उसमें फेवर लिखना और आधा जो डिबेट है वो अगेंस्ट लिखना है। तो बच्चे ऐसा नहीं है, यू हैव टू गो विद वन थिंग। इफ़ यू आर राइटिंग विद द मोशन तो आप विद द मोशन लिखेंगे, इफ़ यू आर राइटिंग अगेंस्ट द मोशन यू विल गो विद अगेंस्ट द मोशन, यू विल नॉट मेक ए फ्यूजन। आप इसका ना मिक्सचर नहीं बनाएंगे। तो एक थॉट प्रोसेस को लेके चलिए, इसका फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। जो हेडिंग है वो सबसे पहले आप सेंटर में लिखेंगे। यू विल स्पेसिफाई आफ्टर लीविंग ए लाइन कि आप डिबेट के मोशन मतलब कि फेवर में बोल रहे हो, आप फॉर द फेवर मोशन बोल रहे हो, या फिर आप इसके अगेंस्ट बोल रहे हो। बच्चे इट हैज़ टू बी क्लियर इन योर थॉट्स, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप डिबेट की जो लाइंस है वो कॉमन है, मैंने आपको लिखाई हैं। यू हैव टू स्टार्ट इन द सेम वे विच आई हैव टोल्ड यू। इसकी ओपनिंग लाइंस आएंगी, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल जजेस। डिबेट है तो आपको जजेस जो हैं वो देख रहे हैं, ऑनरेबल जजेस, worthy teachers and my dear friends, announce your name as it is given in the question. Today I'm Mukul from class 11th presenting my views or speaking in favor of the topic. If you are speaking in favor of the topic, if you are writing in favor of the topic, अगर आप against में लिख रहे हैं तो please specify I am speaking against the topic and write the name of topic as it is given in the question. ये आपका ओपनर है, ठीक है। आप अपनी ओपनिंग लाइंस जो है वो सेम लिखेंगे। आई हैव गिवन यू सम कॉमन लाइंस, बस टॉपिक के हिसाब से आप उसको चेंज करते जाएंगे और आप अपनी प्योरिटी, अगर आप
विद द फेवर बोल रहे हो, फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हो, तो इसके भी हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज को हल्का सा चेंज करते जाएंगे। ओके तो बच्चे एट द एंड दिस स्टूडेंट व्हाट ही हैज डन इट, ही हैज एंडेड दिस डिबेट विद द वेरी ब्यूटीफुल कोट। आप डिबेट को कोट से एंड कर सकते हो, इट लुक्स ब्यूटीफुल, सो वेरी वेल डन बाय दिस चाइल्ड। और एंड में आप इसको क्लोजिंग लाइन से देंगे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी नाइसली। ठीक है, आपकी क्लोजिंग लाइन होगी। डिबेट जो है बच्चे ये आपका 200 to 250 वर्ड्स का होना चाहिए। इट विल बी कमिंग फॉर 8 मार्क्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, एक छोटी सी गलती इस स्टूडेंट ने की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले लेटर पढ़ें। लेटर क्या है? द पर्सन हैज रिटन ए पर्सनल लेटर। ठीक है, और वाला हम पहले करेंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर प्लान आफ्टर द माध्यमिक एग्जामिनेशन इज फिनिश। माध्यमिक क्या होते हैं? माध्यमिक इज हाफ ईयर एग्जामिनेशन जो ईयर के मिड में होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है बच्चे, यू हैव टू स्टार्ट विद सेंटर एड्रेस। सेंटर एड्रेस आ गया, अगेन द पिन कोड इज मिसिंग। आपको पिन कोड लिखना है, आपने डेट लिखी, लीव अ लाइन, सेंटर एड्रेस के बाद भी लाइन छोड़नी है, डेट लिखने के बाद भी लाइन छोड़नी है। अब यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस क्या आएगा बच्चे? रिसीवर का एड्रेस अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है और उसको बताना है कि आपके प्लान्स क्या हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे। आई हैव टोल्ड यू डोंट यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज इन योर नेम और द नेम ऑफ योर स्कूल। यू हैव टू राइट क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो एड्रेस सेंडर का आया ये भी क्रिएटिव है और रिसीवर का जो एड्रेस आएगा वो भी क्रिएटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 29 जी पार्क गांधीनगर जम्मू विद द पिन कोड 18002 डाल दो, 5 डाल दो, 9 डाल दो, 8 डाल दो, इमेजिनरी, राइट। ओके, इसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन स्टार्ट विद माय डियर फ्रेंड। पर्सनल लेटर है तो हम डियर यूज करेंगे। उसको बताइए अपने प्लान्स के, आप माध्यमिक एग्जामिनेशन के बाद क्या करना चाहते हैं। एंड यू हैव टू क्लोज बाय योर्स लविंग फ्रेंड और अपना इमेजिनरी नाम। ओके, तो बच्चे आई हैव गिवन 4 मार्क्स हेयर टू दिस कैंडिडेट बिकॉज द फॉर्मेट वाज रॉन्ग। रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा था, तो रिसीवर एड्रेस इज मैंडेटरी टू राइट। ओके, अब इसके ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक और लेटर है। लेटर कहती है राइट ए लेटर टू लाइट वे स्पोर्ट्स अमरापल्ली थाने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल मिनिमम 4 टू बी सप्लाइड टू ए स्कूल ABC मैट्रिकुलेशन स्कूल सिविल लाइन्स पुणे साइन एज रवि रवीना। तो इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब हम ऐसे क्या लिख रहे हैं बच्चे, हम एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लिख रहे हैं। तो हमारा सेंटर एड्रेस क्या आएगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कहाँ के हैं, हमारे स्कूल का नाम दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ पे आएगा ABC मैट्रिकुलेशन स्कूल। ठीक है, कहाँ पे है ये है सिविल लाइन्स पुणे। यहाँ पे कोड डाल दो 19990। ठीक है, लेवल लाइन डेट का फॉर्मेट आ जाएगा 2 मार्च 2024। ठीक है, अब रिसीवर का एड्रेस क्या है, हमने लेटर किसको लिखना है, हमने लिखना है टू लाइट वे स्पोर्ट्स, है ना। तो रिसीवर का एड्रेस आएगा लाइट वे स्पोर्ट, नीचे अमरापल्ली थाने। ठीक है, थाने के बाद डाल दो पिन कोड। अब यहाँ पे लेटर क्यों लिखी जा रही है, दिस इज अ बिजनेस लेटर। और बिजनेस लेटर में क्या हम ऑर्डर प्लेस करें, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। तो उसके बाद बॉडी स्टार्ट करो। अब जब भी हम बिजनेस लेटर फ्रेम करते हैं जिसमें हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है बच्चे, इसमें 3 बातों का ध्यान आप देंगे। 3 बातें मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा। आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू द सेम। तो बच्चे यहाँ पे आपने 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं, आप ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर लिख रहे हैं, तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट आप टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे, जैसा कि कल भी मैंने आपको पेपर में जब पेपर डिस्कस किया था तो बताया था। ऑर्डर लिस्ट के बाद आप डिस्काउंट्स की बात करेंगे, आप मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। ठीक है,
और आप ये स्पेसिफाई ज़रूर करेंगे कि अगर आपके पास ऑर्डर जो है वो डैमेज या फॉल्टी आता है तो यू वोंट बी मेकिंग एनी पेमेंट अगेंस्ट इट एंड यू विल बी रिटर्निंग द ऑर्डर एट दैट पर्टिकुलर सेम मोमेंट ओनली। ठीक है बच्चे, तो लेटर आई होप द पर्सनल लेटर हैज़ बीन क्लियर टू यू एंड एज वेल एज द बिजनेस लेटर विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ईमेल पे, ईमेल जो है पर्सनल आएगा, इसका एक फॉर्मूला है और सभी आपकी क्लास में अच्छे से कर रहे हैं। FDTCS, डेट के सामने जो है वो टाइम आएगा। बच्चे वन थिंग दैट इज मिसिंग मेजोरिटी ऑफ यू, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट मेकिंग प्रॉपर फॉर्मेट। इसका मुझे प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपरली आप इसको बॉक्स बना के करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट मेकिंग बॉक्सेस फॉर एडवर्टीजमेंट टू। बच्चे एडवर्टीजमेंट पे भी आपने बॉक्स बनाना है, जहाँ पे बॉक्स है इट कैरीज मार्क्स, यू हैव टू मेक बॉक्स विद द हेल्प ऑफ पेन ओनली। ओके, तो आपने ये लिखना है, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट विद डियर फ्रेंड, क्योंकि इट इज़ ए पर्सनल ईमेल और आप इसको विद रिगार्ड्स ख़त्म करेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस। द नोटिस, ओके, ये क्वेश्चन किया नोटिस का, और वाला क्वेश्चन किया इस बच्चे ने। नोटिस का क्वेश्चन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ टैगोर मेमोरियल स्कूल पटना। Write out a notice for notice board inviting names of those who would like to participate in the proposed inter-house debate oratorio। oratorio क्या होता है? competition and elocution contest। ओके, आपको एक नोटिस लिखना है और बच्चों को इनवाइट करना है कि वो आपके डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले आपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे टाइटल आएगा, टाइटल के बाद डेट आएगी। यहाँ पे बच्चे का गलती मैं बताना चाहता था, यहाँ पे हेडिंग आएगी। हेडिंग में सोसाइटी का नाम नहीं आएगा, हेडिंग में आएगा कि नोटिस किसके बारे में। यहाँ पे आएगा इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, ठीक है, और इसको आप पूरा इस तरह से लिखेंगे। ओके, एंड में अभी भी कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, उसके नीचे नाम लिख रहे हैं। तो बच्चे सिग्नेचर का राइट फॉर्मेट इज कि आपने पहले नेम लिखना है और उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखना है। दिस इज द राइट फॉर्मेट। ओके बच्चे, एडिटिंग का मैं फिर से बताऊंगा। इट हैज़ बीन डन मार्वलसली बाय दिस चाइल्ड। यू हैव टू री राइट द होल सेंटेंस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। जब आप री राइट करेंगे, इनकरेक्ट वर्ड को रिप्लेस करेंगे करेक्ट वर्ड के साथ और करेक्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे। अब मैं पीछे वाले क्वेश्चन की बात करूं, इसके साथ एक पोस्टर आया था ऑप्शन में, ठीक है। पोस्टर का बच्चे कोई फॉर्मेट नहीं है। पोस्टर जब भी आप लिखेंगे आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो पूरा नोटिस वाला डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, बच्चे नहीं। पोस्टर में आप इजी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आप एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे, आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करेंगे, आप क्रिएटिविटी को वहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे। आप पोस्टर में जो ड्राइंग करेंगे वो भी पेन से करेंगे, उसे बिल्कुल सिंपल बनाएंगे और आप पॉइंट्स में आंसर देंगे। पोस्टर जो है वो हमेशा पॉइंट्स में आता है, ठीक है बच्चे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सेक्शन बी हमने कंप्लीट किया है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन ए। सेक्शन ए में नोट मेकिंग में यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ नोट मेकिंग। आप जो भी एब्रीविएशन यूज़ करेंगे आप एब्रीविएशन को अंडरलाइन करेंगे। नंबरिंग फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट सब हेडिंग, अब फर्स्ट सब हेडिंग के सब पॉइंट लिख रहे हैं तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। सेकेंड सब हेडिंग के आप लिख रहे हैं तो 2.1, 2.3, 2.3, 2.4। अब थर्ड सब हेडिंग आपने लिखी है और इसके आप इंडिविजुअल सब पॉइंट लिख रहे हैं तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। आप एंड में एब्रीविएशन बॉक्स बनाएंगे, एक जगह कीवर्ड्स लिखेंगे, यहाँ आप ओरिजिनल वर्ड्स लिखेंगे और दूसरी साइड उसकी एब्रीविएशन लिखेंगे। बट यू हैव टू मेक ए प्रॉपर बॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेन। बच्चे आप इसके साथ समरी स्टार्ट करेंगे। समरी में टाइटल हैज़ टू बी गिवन। आपका जो समरी का टाइटल है और नोट मेकिंग का टाइटल है वो सेम नहीं होना चाहिए, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। समरी आप एक फ्रेश पेज में स्टार्ट करेंगे। समरी सिंगल पेज में होनी चाहिए, सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए, 80 वर्ड्स की होनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है बच्चे।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके हम अनसीन पैसेज के आंसर किस तरह से करेंगे बच्चे। देन मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको इसमें क्वेश्चन लिखने हैं और आप क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी है और इसके ऑप्शन दिए हैं। अब जब आप क्वेश्चन लिखेंगे आप सिर्फ ये स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन जो ABCD है ये मेंशन मत कीजिए जैसे कि बच्चे ने किया है। आप स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, बिकॉज के बाद आप सीधा आंसर लिख दीजिए। दिस इज राइट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बट मेक इट अ हैबिट because this is a guideline which is not given by me, it is being given by JK Board, that you have to write the question, then only you will be answering for the same question, only section A। ये सिर्फ मैं section A की बात कर रहा हूँ बच्चे। तो I hope you have understood this sheet, you have understood the way we need to answer the question, and you will be answering as I have told you, and I really want you to work hard, stay blessed, and do study hard. Thank you and have a nice day ahead.